नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 की यूनिट 34 जिसका नाम है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बैंक। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का क्या रोल है और इससे बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है उनकी वर्किंग में, इसको समझेंगे। ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, द एडवांसमेंट इन सॉफ्टवेयर टूल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैव शिफ्टेड द focus of the bank towards computerization फ्रॉम डेटा प्रोसेसिंग टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर हार्डवेयर में, टेलीकम्युनिकेशंस में एडवांसमेंट हुए हैं तो बैंक का फोकस जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया है कंप्यूटराइजेशन की तरफ, डेटा प्रोसेसिंग से इंफॉर्मेशन सर्विसेज की तरफ। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होती है? डेटाबेस नोन एज डेटा वेयर हाउसेज आर डिजाइंड वेयर इन द डेटा फ्रॉम हेट्रोजीनियस सोर्सेज इज स्टोर्ड टू जनरेट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डेटाबेस जिनको हम डेटा वेयरहाउस कहते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं जहाँ पर अलग अलग सोर्सेज से, हेट्रोजीनस सोर्सेज से डेटा लेकर स्टोर किया जाता है टू जनरेट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, ताकि उनमें से क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके जिससे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हेल्प मिले, डिसीजंस लेने में हेल्प मिले। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द डेटा वेयरहाउस आर इट इज़ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज़ इंटीग्रेटेड एंड देयर आर नो इनकन्सिस्टेंसीज। तो डेटा जो डेटा वेयर हाउसेस में डेटा स्टोर होता है उसकी खास बात ये होती है कि वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और साथ ही ये कंसिस्टेंट होता है, इंटीग्रेटेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, कोई भी इनकन्सिस्टेंसी इनमें नहीं होती है। डेटा माइनिंग की अगर हम बात करें, डेटा माइनिंग इज अ टेक्निक टू रिवील द स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन हिडन इन द डेटा वेयर हाउस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली फाइंडिंग पैटर्न्स एंड रिलेशन इन लार्ज डेटाबेस। तो डेटा माइनिंग का मतलब ये है कि जो स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन है जो डेटा वेयर हाउसेज में छुपी है उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, जो स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन है उसको बाहर निकालना। और ये प्रोसेस है ऑटोमेटिकली उसमें फाइंड करना पैटर्न्स को और रिलेशन को इन लार्ज डेटाबेस। बहुत सारा डेटा है, उसमें एक पैटर्न फाइंड करना, उसमें से मीनिंगफुल आउटपुट निकालना, यही डेटा माइनिंग है। द पैटर्न्स एंड रिलेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ कंसाइज मॉडल यूज्ड टू रिफाइन अ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग मॉडल, प्रोवाइड समरीज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा। अब इसको जो पैटर्न जो रिलेशन जो बनाते हैं वो एक कंसाइज मॉडल में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है जो प्रीवियसली जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको और ज़्यादा रिफाइन करने में, साथ ही समराइज़ करने में, जो बहुत सारा डेटा है उसको समराइज़ करने में भी और समरी उसकी प्रोवाइड करने में भी ये डेटा माइनिंग, ये पैटर्न्स और रिलेशन जो हैं वो हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सपोजिंग द पैटर्न दैट आर क्रिटिकल टू बिजनेस एंड प्रोवाइड एन एडवांटेज थ्रू इंसाइट एंड नॉलेज ऑफ sound predictions of customer behavior, maximized operations effectiveness, highly targeted market focus, optimal return on investment। तो डेटा माइनिंग है जो हेल्प करती है क्योंकि ये एक्सपोज करती है जो पैटर्न है जो क्रिटिकल हैं बिजनेस के लिए, जिनकी इंफॉर्मेशन से बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है, डिसीजन अच्छे ले सकता है, उन चीज़ों को निकाल कर लाती है, इनसाइट को निकाल कर लाती है और नॉलेज प्रोवाइड करती है कि कस्टमर बिहेवियर किस तरह का है, प्रिडिक्शंस ऑफ कस्टमर बिहेवियर। साथ ही ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करती है, मार्केट फोकस को बढ़ाती है क्योंकि हाईली जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप बेटर तरीके से मार्केट को फोकस कर सकेंगे। इसके साथ ही और जब ये सब होता है तो फिर ऑप्टिमल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आप ऑप्टिमल रिटर्न कमा सकते हैं। Property applied data mining technique allow bank to capitalize on the investments made in constructing and managing database warehouses। तो जो प्रॉपर्टी अप्लाइड डेटा माइनिंग टेक्निक होती हैं वो बैंक को अलाउ करती हैं कि वो बैंक कैपिटलाइज कर सके इन्वेस्टमेंट जो की हुई है इन कंस्ट्रक्टिंग एंड मैनेजिंग डेटा वेयर हाउसेज। साथ ही स्टोरेज ऑफ डेटा इन देयर डेटा वेयर हाउसेज एंड देयर एक्सट्रैक्शन थ्रू डेटा माइनिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड। अब इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है? जो डेटा वेयर हाउसेज में डेटा रखा है और जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है थ्रू डेटा माइनिंग टेक्निक, अब इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इनका यूज़ होता है लोन रिस्क एनालिसिस में, टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेट ऑफ लोन दैट हैव बीन प्रीवियसली इशूड बाय द बैंक। तो जो लोन में कितनी रिस्क है, जो लोन बैंक ने पहले जारी किए हैं उनमें किस तरह का रिस्क है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको एनालाइज करने में डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग हेल्प करती है। क्रेडिट रिस्क एनालिसिस बाय द इशूअर ऑफ क्रेडिट कार्ड, जो कोई इशूअर है जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं बहुत सारे, तो वो क्रेडिट रिस्क का एनालिसिस कर सकता है। स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन एंड एनालिसिस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेट ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंडामेंटल डेटा ऑफ द कंपनीज दैट इशू द सिक्योरिटीज।
इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो पोर्टफोलियो क्रिएशन में हेल्प मिलती है, साथ ही जो कंपनी है जिसने वो सिक्योरिटीज़ इशू की हैं उनके उसके बारे में भी, उसके फंडामेंटल्स को भी समझ सकते हैं। डेटा एनालिसिस ऑफ द डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर हेल्प बैंक फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट। अब जो डेटा एनालिसिस डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अगर उसकी एनालिसिस की जाती है तो उसकी वजह से बैंक जो है बेटर फोकस कर सक पाता है अपने कस्टमर को और एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डिवाइड कर लेता है। रिस्क एनालिसिस बाय इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक। तो डेटा माइनिंग से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी अपनी रिस्क एनालिसिस करती हैं और बैंक भी अपने रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। डेटा एंड मैसेज ट्रांसफरिंग। द ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा एंड मैसेजिंग इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ एनी बिजनेस सिस्टम। किसी भी बिजनेस सिस्टम का एक फंडामेंटल एक्टिविटी है कि डेटा ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना डेटा का, और मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन होना, ये काफ़ी ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। वेयर एज कंप्यूटर फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। कंप्यूटर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में हेल्प करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। विद द कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ टू embodied एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द बैंक्स आर एबल टू रिड्यूस द ऑपरेशनल टाइम इन डेटा एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस। अब इन दोनों को जब हम कंबाइंडली यूज़ करते हैं, जब बैंक्स कंबाइंडली यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, तो उसकी वजह से बैंक जो हैं वो एबल होते हैं कि वो रिड्यूस कर सकें ऑपरेशनल टाइम को, साथ ही डेटा और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन में जो लगता है उसको रिड्यूस कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज़ द इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है वो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि किन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन का एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज होता है, वही इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, उसी को हम कहते हैं, जो कि प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर्स के द्वारा। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ interchange of standard formatting data between computer application system of the trading partner with a minimal manual intervention। तो ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेटिंग डेटा है जो कंप्यूटर्स के बीच में होता है उसको अप्लाई कर देते हैं सिस्टम में और ट्रेडिंग पार्टनर्स में विद द मिनिमल मैनुअल इंटरवेंशन, यानी कि मैनुअल इंटरवेंशन उसमें काफ़ी कम रहता है या नहीं रहता है। बैंक्स हैव बीन यूजिंग ईडीआई इन द फॉर्म ऑफ स्विफ्ट मैसेजेस। तो ईडीआई जो है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है, उसी का एक एग्जांपल है स्विफ्ट मैसेजेस। स्विफ्ट जो होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जो बैंक्स हैं वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं स्विफ्ट मैसेजेस के थ्रू। अलग अलग उनके फॉर्मेट्स हैं, किस तरह का मैसेज है उसी तरह का उनका फॉर्मेट उसमें यूज़ होता है। तो ये एक ईडीआई का एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट। ईडी फैक्ट is the universal set of standard and guideline for communication by EDI। तो ED fact क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, एक यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड है और गाइडलाइन है फॉर कम्युनिकेशन बाय EDI। तो EDI की जो कम्युनिकेशन होगी वो ED फैक्ट के थ्रू होती है, जो गाइडलाइंस हैं वो ED फैक्ट उन्हें हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल आप सभी जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स प्रोवाइड नियरली इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर्स रिगार्डलेस ऑफ द सिस्टम दे आर यूजिंग एट देयर लोकेशन फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इमेजिनेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, जो हम नॉर्मली जो मेल यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में भेजने के लिए, वही है। इलेक्ट्रॉनिक मेल have made the concept of paperless office a reality, and many offices now uses extensively for इंटर ऑफिस एंड इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस। तो ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं वो पेपरलेस बैंक जो ऑफिस की तरफ बढ़ गए हैं, यानी कि जब हम मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और रिसीव करते हैं तो एक तरह से हम पेपरलेस ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं, कम से कम पेपर का यूज़ कर रहे हैं। सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो चिट्ठियाँ भेजने के बजाय या कुरियर के द्वारा भेजने की बजाय हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेल के थ्रू भेज रहे हैं। Corporate websites, internet has opened a new avenue for banks to market their product and services. Many banks are their own website on the internet as a platform of service delivery। तो कॉर्पोरेट वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, सभी बैंक नॉर्मली जितने भी बड़े बैंक हैं उनकी सभी की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, कॉर्पोरेट वेबसाइट्स हैं, और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन बैंक्स के जो प्रोडक्ट हैं उनकी अवेलेबल होती है। तो एक तरह से ये मार्केटिंग का भी सोर्स है, कोई भी पर्सन जो विजिट करता है उसको अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बैंक के पता लगता है, और साथ ही एक जो
सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि कई सारे काम हैं जैसे इंटरनेट बैंकिंग वगैरह है, और भी कई जो सर्विसेज हैं जिनके लिए आप वेबसाइट को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं, उन वेबसाइट के थ्रू वो अवेलेबल रहती हैं। द बैंक्स आर यूजिंग द वेब जनरली फॉर द फॉलोइंग एंड यूजेज। तो जो बैंक हैं वो वेब को यूज़ कर रहे हैं कौन कौन से यूजेज में, जो कॉमन यूजेज हैं वो ये हैं: डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना; फाइनेंशियल एडवाइस के लिए; टू हाईलाइट नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़, जो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ बैंक कर रहे हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए; अ नोड ऑफ कॉमर्स; सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट; गेटवे टू द इंटरनेट; अकाउंट सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज, अकाउंट खोलना वगैरह, तो ये सभी जो हैं वो थ्रू वेब बैंक करते हैं नॉर्मली। अब बात करें हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे MIS कहते हैं हम शॉर्ट में। MIS आप सभी यूज़ करते होंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ MIS places particular emphasis on the availability of data and the case with which it can be analyzed and turned into meaningful information for managerial decision making। तो MIS में आपने देखा होगा अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं MIS सर्वर में, और MIS सर्वर का बेसिकली वही काम है कि बहुत सारी जो डेटा है उसको एनालाइज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक एक्सट्रैक्ट करना और प्रोवाइड करना किसको, मैनेजर्स को, ताकि वो मैनेजर्स जो हैं वो प्रॉपर डिसीजन ले सकें, यानी कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उन तक पहुंचाना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में, ताकि वो डिसीजंस प्रॉपर ले सकें। दस द की एलिमेंट इन एनी MIS इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो एक की एलिमेंट जो है MIS का वो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा तो बहुत सारा है, उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, यही MIS है। MIS का जो है की एलिमेंट यही है। Another factor that assumes significance is the timeliness of information, lest it lose its significance। यानी कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक ये भी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर टाइमलाइन में पहुंचनी चाहिए, उस समय में अर्ली से अर्ली वो है सही जगह पहुंचनी चाहिए। अदरवाइज अगर मान लो इन्फॉर्मेशन पहुंचने में बहुत ज़्यादा डिले होता है, टाइम लैग होता है, तो फिर उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है, उसका यूजेज जो है उतना नहीं रहता है। तो सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंचना ही काफ़ी ज़रूरी है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंक including the RBI ask for extensive information covering varied type of activities under various parameter। तो बैंक जो है कई सारी इंफॉर्मेशन कवर करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ की, अलग अलग पैरामीटर्स की, इन अ कंप्यूटराइज सिस्टम विद द एडेड एडवांटेज ऑफ फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग। द डेटा इज एक्सपीडियसली रिकॉर्डेड एंड प्रोसेस्ड फॉर ऑपरेशनल एंड कंट्रोल पर्पजेज। प्रॉब्लम्स आर आइसोलेटेड एंड रेफर्ड टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या है, एक एडेड एडवांटेज है कि वो काफ़ी फास्ट है, एक्यूरेट है, और डेटा जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, और ऑपरेशनल और कंट्रोल पर्पस के लिए अवेलेबल होता है। तो और वो रेफ़र कर दिया जाता है मैनेजमेंट को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। The computer-based information system offer following advantages: data is consistent and hence the processed information is more accurate and relevant for decision making। तो डेटा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ब्रेकअप नहीं होता, उसमें अलग अलग पार्ट में नहीं जाता, एक कंसिस्टेंसी रहती है, और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो होती है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है, रिलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। डाटा रिडंडेंसी इज़ मिनिमाइज, रिड्यूसिंग अ लॉट ऑफ लेबर इन द डेटा रिपोर्टिंग। तो डेटा रिडंडेंसी जो है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाने की ज़रूरत उसमें नहीं होती है, कंप्यूटर ही सारे काम वहाँ पर कर लेता है। तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन सुटेबली बी मॉडिफाइड विद केस टू मैच द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, और सुटेबली उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है जब भी चेंज रिक्वायरमेंट हमारी चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS, these system allow for the creation of simultaneous stimulation under various condition and help the management in analyzing situation under different condition। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है एक तरह से डिसीजन, जैसे कि इसका नाम ही हमें बता रहा है कि ये डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है, तो मैनेजमेंट को एनालाइज करने में, अलग अलग जो सिचुएशंस हैं उनको एनालाइज करने में ही हेल्प करता है, ताकि बेहतर डिसीजन लिए जा सकें। द DSS प्रोवाइड द एंड यूज़र विद द डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन व्हेन सच डिसीजन मेकिंग सिचुएशन अकर।
तो ये क्या करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये जो एंड यूज़र है जिसको डिसीजन लेना है उसको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि उस सिचुएशन में वो पर्सन एंड यूज़र जो है वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। ग्लोबल ट्रेंड्स इन बैंकिंग सिस्टम। कमर्शियल बैंक द वर्ल्ड ओवर आर अमंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो वर्ल्ड ओवर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। द बैंक्स परसीव द फ्यूचर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री Bank perceive the future of financial service industry as becoming heavily dependent on electronic delivery mechanism and are working towards bringing banking right to their customers home। तो बैंकिंग सिस्टम में जो ग्लोबल ट्रेंड है, जो ग्लोबली जो बैंक यूज़ कर रहे हैं, वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ बैंकिंग में बढ़ता जा रहा है। और बैंक जो हैं, जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी मैकेनिज़्म जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं बैंक। और बैंक इसकी तरफ काम कर रहे हैं कि जो बैंकिंग है वो कस्टमर के जितने पास तक पहुंचा सकें उतना अच्छा है, उनके घर तक, उनके राइट, उनके जो घर तक, उनके ऑफिस तक बैंकिंग को पहुंचा दिया जाए। ट्रेंड्स विजिबल इन द बैंकिंग सिस्टम। जो रिसेंट ट्रेंड हैं जो काफ़ी विजिबल हैं कि बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक आर इंस्टॉलिंग मोर एंड मोर एटीएम्स। तो ये आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर बैंक जो हैं वो एटीएम, काफ़ी ज़्यादा एटीएम्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि जो ब्रांच पर जो लोड है, मैनुअल जो लोड है बैंकिंग जो है वो कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटीएम विजिट करें और वहाँ से ट्रांजेक्शन्स करें। मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड जो हैं वो ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं, लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल बैंकिंग और डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे स्मार्टफोन यूज़र्स और कंप्यूटर यूज़र्स जो हैं बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इन सभी की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। द स्मार्ट कार्ड यूजेस आर इंक्रीजिंग। स्मार्ट कार्ड यूजेस भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि स्मार्ट कार्ड का एग्जांपल है एक मेट्रो कार्ड जैसे होता है, और भी कई तरह के कार्ड होते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। बैंक आर टैपिंग न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू लाइक मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और म्यूचुअल फंड। अब बैंक अपना जो ट्रेडिशनल जो काम है वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो नए फ़ी बेस्ड इनकम जहाँ से जनरेट की जा सके, नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी टैप कर रहे हैं। जैसे कि इंश्योरेंस की मार्केटिंग, बैंक्स, ज़्यादातर जो बैंक हैं वो एक किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से उनके टाई अप हैं और वो मार्केट कर रहे हैं इंश्योरेंस को, और उससे उनको फ़ी बेस्ड इनकम होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज जो हैं वो कई बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज कई बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी विजिबल ट्रेंड है बैंकिंग सिस्टम में। Following activities are also growing with the technology: automated clearing system, customer information database, imaging of paper document, online access to regulatory agencies, use of the internet and mobile for customer services, RTGS, check truncation। अब ये सारी एक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बल्कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है। तो ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम बढ़ रहे हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन डेटाबेस बनाए जा रहे हैं, और जो पेपर डॉक्यूमेंट होते थे वो इमेजिंग, मतलब उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ ट्रैवल कर रही हैं, जा रही हैं। ऑनलाइन एक्सेस टू रेगुलेटरी एजेंसीज़ और इंटरनेट और मोबाइल का यूजेस कस्टमर सर्विसेज में बढ़ गया है। आरटीजीएस, चेक ट्रंकेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी यूज़ में आ रही हैं। इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बैंक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैंक पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अंडर द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक, द रोल ऑफ वेरियस फंक्शनरीज एंड द अप्रोच ऑफ बैंक्स टू कस्टमर नीड आर अंडरगोइंग अ चेंज। तो आईटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है कि जो बैंक के स्ट्रक्चर थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और जो फंक्शनरीज, वेरियस जो फंक्शनरीज थे, किस तरह से बैंक फंक्शन कर रहे थे। दूसरा, अप्रोच, किस तरह से बैंक कस्टमर की जो नीड्स थी उनको किस तरह से अप्रोच कर रहे थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। द टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प द बैंक टू स्ट्रेटजिकली लुक एट कस्टमर नीड टू ऑफर ऑफर न्यूअर एंड मोर इफ़िशिएंट बैंकिंग सर्विसेज। तो टेक्नोलॉजी ने बैंक को हेल्प किया है कि वो स्ट्रेटजिकली कस्टमर नीड को देखें और उनको नए और एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़र करें। चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। तो आईटी का जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ है, यूजेस बढ़े हैं, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई है। इट ब्रिंग्स अबाउट अ न्यू कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेटरिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नए कॉन्सेप्ट आए हैं और सेल्फ रेगुलेटरिंग सिस्टम और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हुए हैं।
तो ओवरऑल ये है कि आईटी का जैसे जैसे यूज़ बढ़ा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे यूज़ बढ़ा है, तो बैंकिंग की फंक्शनिंग में जो है बैंक्स की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं और अपग्रेड हुई हैं। Impact on service quality. Banking, which is primarily a service industry, has been over the years becoming more and more technology dependent. तो बैंकिंग जो है जैसे एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो वो ओवर द ईयर्स बिकमिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं. द मोस्ट विजिबल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज रिफ्लेक्टेड इन द वे द बैंक्स रिस्पॉन्ड स्ट्रेटजिकली फॉर मेकिंग इट्स इफेक्टिव यूज़ ऑफ इफ़िशिएंट सर्विस डिलीवरी. तो जो टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा अगर रोल अगर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है कि बैंक किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके जो सर्विस डिलीवरी जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह से चेंज हुआ है, कस्टमर्स को वो किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको उसको अगर देखें तो फिर उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है. Changes in customer aspirations. Customers, individuals, or corporate no longer want to be restrained by the physical place where their fund and information are stored and wish the banking facility to come to their home business place rather than in the branches of bank. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, बैंक्स ने ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की हैं, वैसे ही कस्टमर्स की एस्पिरेशन भी बढ़ गई हैं, बैंक से एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गई हैं. अब कस्टमर, इंडिविजुअल, कॉरपोरेट्स जो हैं वो ये चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो छोटी छोटी चीज़ के लिए ब्रांच विज़िट करें, बैंक को जाएं, बल्कि वो चाहते हैं कि बैंक की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सीधे उन्हें उनके घर पर, उनके बिजनेस प्लेस पर, उनके ऑफिसेज़ में उनको प्रोवाइड की जाएं. दिस हैज़ गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग फैसिलिटीज़ विच ऑफर एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज एट अ प्लेस एंड टाइम कन्वीनियंट टू द कस्टमर. अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिससे कस्टमर की कन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि उन्हें अपनी कहीं भी और किसी भी समय उनको बैंकिंग सर्विसेज मिल रही हैं, तो ये उनकी कन्वीनियंस के लिए काफ़ी अच्छा है. इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिजल्टेड इन इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम्स फॉर द बैंक टू हेल्प देम सक्सीड इन द मार्केट प्लेस. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि वो जो पर्सनल जो काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो है, उनको हेल्प की है कि वो एफिशिएंटली काम कर सकें, इनोवेट कर सकें, नए प्रोडक्ट को इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम बैंक बना सके, ताकि वो सक्सेस कर सकें मार्केट प्लेस में, क्योंकि कंपटीशन है. हर एक बैंक जो है नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है और नॉन बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी प्रोवाइड कर रही हैं, तो वहाँ पर सक्सीड होने के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ कर सकें. As new generation of tech-savvy personnel are joining the bank are better placed to leverage their skills in use of technology for maximizing productivity and excellence in the customer service. तो जैसे जैसे जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो ज़्यादा टेक सेवी हैं. जो पुरानी जनरेशन के मुकाबले जो नए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नई यंग जनरेशन जो बैंक में आ रही है, वो ज़्यादा टेक सेवी हैं, उनको ज़्यादा स्किल्स जो हैं, उनकी आईटी स्किल्स बेहतर हैं, तो वो बेटर प्लेस्ड हैं ताकि बैंक जो है उनकी सर्विसेज को यूज़ करके और मैक्सिमाइज कर सकें प्रोडक्टिविटी एंड एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विस. प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा. अब जैसे जैसे जो डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये डर भी हो गया है कि डेटा लीकेज की या फिर डेटा मिसयूज़ होने की जो डर है वो भी है एक तरफ. द कंसर्न फॉर द मिसयूज़ ऑफ स्टोर्ड डेटा बिकम्स मोर प्रोफाउंड व्हेन द स्टोर्ड डेटा पर्टेन टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. तो कोई इंडिविजुअल का जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का डेटा जब स्टोर होता है, तो वहाँ पर डाटा मिसयूज़ होने के या गलत उसका इस्तेमाल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और उसका डर जो है वो बढ़ा रहता है. कस्टमर फील थ्रेटेंड अबाउट द इनएडिक्वेसीज ऑफ प्राइवेसी बीइंग मेंटेन्ड बाय द बैंक विद रिगार्ड टू देयर ट्रांजेक्शन एंड लुक एट कंप्यूटराइज सिस्टम विद सस्पिशन. तो कई सारे कस्टमर ऐसे हैं जो इस बात से घबराए रहते हैं कि उनकी जो प्राइवेसी है क्या वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है, क्या उनका जो डेटा है वो सिक्योर्ड है. स्पेशली जो वो ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन्स जो कर रहे हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उनके बारे में उनको हमेशा ही सस्पिशन रहता है. विद एडॉप्शन ऑफ आईटी बाय बैंक्स, डेटा प्राइवेसी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स डन बाय ऑनलाइन मोड. अब जैसे आईटी का यूज़ बढ़ा है, बैंक डेटा प्राइवेसी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर एक हो गया है,
particularly in context of transaction done by online mode। स्पेशली जो ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन मोड में की जाती हैं, डेटा जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मनी ट्रांसफ़र जो ऑनलाइन होते हैं या डेटा ट्रांसफ़र ऑनलाइन होता है, उस केस में कि बेहतर जो है ऐसे मेजर्स लिए जाएं ताकि उनका कस्टमर्स का डेटा जो है वो सिक्योर रहे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक फैक्टर हो गया है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। आप अगर देखेंगे इस वीडियो का जो समरी है वो यही है कि बैंक जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, बैंक बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह बैंक भी पीछे नहीं है, बैंक भी नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, आईटी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो पहले काम ब्रांचेज़ में ही हुआ करते थे, फिजिकली मैनुअली जो करने होते थे, वो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं हमने देखे, जैसे एटीएम हो गया, या और अल्टरनेट डिलीवरी मैकेनिज्म जो है मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, ये सारे जो हैं इसी के एग्जांपल हैं। और जैसे जैसे इनका यूजेस बढ़ा है, कन्वीनियंस बढ़ी है, लेकिन साथ ही कुछ थ्रेट्स भी हैं, जैसे कि जो डेटा लीकेज का या ऑनलाइन फ्रॉड्स का, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। तो आई होप कि साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।